गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों, हमने इस अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी। और इस सीरीज में आप सभी का मुझे ढेर सारा प्यार मिल भी रहा है। तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में स्थापित हुआ था। और ये कब स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे 3 जुलाई 1961 को स्थापित हुआ था कुंजपुरा करनाल में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का सेकंड यानी कि दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, दूसरे सैनिक स्कूल के बारे में। उसके बाद बात आती है हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ था। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हरियाणा का प्रथम कॉलेज है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। किसकी बात करूं मैं, प्रथम कॉलेज की। अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश की जो प्रथम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। उसके बाद बात की जाए हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ध्यान रखेंगे हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा का प्रथम इंजीनियर कॉलेज है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था। किसके बारे में, कानून विश्वविद्यालय के बारे में। इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हो हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो चलिए मेरे साथ इन क्वेश्चनों का आप आंसर करेंगे। अगर मैं बात करूं हरियाणा के दूसरे सैनिक स्कूल की, तो ध्यान रखेंगे 2008 में स्थापित हुआ था, कहां पर, रेवाड़ी में। उसके बाद तीसरे सैनिक स्कूल की बात करें तो ये मातन हेल का नाम ध्यान रखेंगे, झज्जर में। ठीक है, तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला था, झज्जर में। अगर हरियाणा के प्रथम कॉलेज की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 1926 कहां पर, किस जिले में, रोहतक जिले में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय की अपन बात करें तो ये कहां पे स्थापित हुआ था, 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से, कुरुक्षेत्र में। अगर मैं प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात करूं तो इसके लिए ध्यान रखेंगे आप किसका नाम है, नीलो खेड़ी का नाम है। और ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना और सबसे बड़ा पॉलिटेक्निकल कॉलेज रहेगा जो गुरु ब्रह्मानंद जी को क्या है, समर्पित है। उसके बाद अगर मैं प्रथम इंजीनियर कॉलेज की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये कहां पे खुला था, ये खुला था सोनीपत में। ठीक है, प्रथम इंजीनियर कॉलेज। और कब खोला गया था ये, ध्यान रखेंगे 1987 में खोला गया था। ठीक है, कब खोला गया था, 1987 में इसको खोला गया था। ठीक है, और सोनीपत में भी अगर प्रॉपर जगह पूछ ली जाए तो ध्यान रखेंगे वो जगह कौन सी रहेगी, सोनीपत मुरथल। ठीक है, ध्यान रखेंगे मुरथल के क्या फेमस हैं, मुरथल के पराठे फेमस रहेंगे हरियाणा में। उसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है किस बारे में, कि जो पहला इंजीनियर कॉलेज है इसको अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। किसका, यूनिवर्सिटी का। और ये यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला इसको, 2006 को। ठीक है, कब मिला इसको, 2006 को यूनिवर्सिटी का दर्जा। उसके बाद हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय की बात करें था सोनीपत में। ठीक है, अब देखो हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय किसके नाम पर खोला गया था, तो ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे हरियाणा में कानून विश्वविद्यालय, जो हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय होगा। और ध्यान किसके बारे में, कि भाई ये जो कानून विश्वविद्यालय है ये कब खोला गया था। ठीक है, कब खोला गया था, 2012 में, समझ गए। उसके बाद बात करें हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2016 में होती है। और कहां पर होती है,
करनाल में, ठीक है। 2016 में कहां पर है? करनाल में। और ध्यान रखेंगे जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है ये किसके नाम पर खोला गया था? महाराणा प्रताप के नाम से, ठीक है। किसके नाम पे? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कहां पर स्थित रहेगी? करनाल में स्थित रहेगी। और ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन 2016 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चारों तरफ से बना हुआ पक्का हरियाणा का पवित्र सरोवर कौन सा है? मतलब कि चारों तरफ से बिल्कुल पक्की ईंटों से बना हुआ जो हरियाणा का सरोवर है उसके बारे में पूछ रखी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा ब्रह्म सरोवर। कौन सा होगा? ब्रह्म सरोवर, जो कि चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है। अब देखो ब्रह्म सरोवर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ब्रह्म सरोवर का आपसे पूछेगा सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम ब्रह्म सरोवर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा ब्रह्म सरोवर में किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? फिर आपसे पूछेगा ब्रह्म सरोवर को लघु सागर का किसने कहा, ठीक है। लघु सागर किसने कहा? इसके बाद आपसे पूछेगा एक विदेशी इतिहासकार भारत आया था, ठीक है। विदेशी इतिहासकार उसका क्या नाम था जिसने अपनी पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का क्या किया था? जिक्र किया था, ठीक है। तो विदेशी इतिहासकार ने इसका क्या किया है? वर्णन किया है। तो उसका नाम और उसकी पुस्तक का नाम आप बता देंगे मेरे को। उसके बाद बात आती है कि इसका पुनः निर्माण किसने किया था? ब्रह्म सरोवर का पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आप मेरे साथ आंसर करेंगे। अगर मैं इसका सर्वप्रथम निर्माण की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण किया था आर्यों ने, ठीक है। उसके बाद निवास स्थान की बात करें तो ब्रह्म सरोवर में भगवान ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। उसके बाद अगर लघु सागर की बात करें तो ध्यान रखेंगे अकबर के 9 रत्न थे और उसी में था एक अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल ने इसको क्या नाम दिया है? अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इसको कहा है क्या? लघु सागर। तो अबुल फजल ने लघु सागर कहा है। विदेशी इतिहासकार की बात करें तो ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति कौन थे? तो उसका नाम था अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी, महमूद गजनवी जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था उसी के साथ ये इतिहासकार भारत आया था। अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी ये किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ। और ध्यान रखेंगे अल बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद या हिंद का दर्पण, उसी में क्या किया है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। उसके बाद बात आती है इसका पुनः निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे थानेसर, ठीक है। थानेसर के जिलाधीश हुआ करते थे और थानेसर के जो डीसी या जिलाधीश थे उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम था लरकिन, ठीक है। तो इसी लरकिन के द्वारा क्या किया जाता है? ब्रह्म सरोवर का पुनः निर्माण किया जाता है, ठीक है। चारों तरफ से पक्की ईंटों से ये बना हुआ है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है इससे संबंधित, वो क्या है? एक मंदिर है सर्वेश्वर, ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अगर मैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर की बात करूं तो ये मंदिर कहां पर रहेगा? आप कहोगे जी कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देखो इस मंदिर में भी बड़ा कंफ्यूज होता है। एक मंदिर आता है सथानेश्वर शिव मंदिर। कौन सा? सथानेश्वर शिव मंदिर। और ध्यान रखेंगे सथानेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया गया था पुष्य भूति के द्वारा, ठीक है। किसने करवाया था इसका निर्माण? पुष्य भूति ने करवाया था। पुनः निर्माण की बात करें तो मराठाओं के सेनापति सदाशिव राव भाव ने इसका क्या किया था? पुनः निर्माण करवाया था। तो देखो सथानेश्वर शिव मंदिर का निर्माण पुष्य भूति। अगर सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूछ ले आपसे तो इसका निर्माण कौन करवाते हैं? ध्यान रखेंगे उसका नाम होगा बाबा श्रवणनाथ। कौन करवाएंगे? बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। किसका? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अब मैंने इसमें बीच में मंदिरों को क्यों घुसा दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्म सरोवर से इनका लिंक है और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा मंदिर है
ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है। तो ध्यान रखेंगे जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित रहेगा। ठीक है, ब्रह्म सरोवर के बीच में स्थित कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रह जाएगी। इसके अलावा अगर और सरोवर की मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे शोभा सरोवर कहां पे रहेगा, पुंडरीक सरोवर कहां पे रहेगा, और सन्निहित सरोवर है ये कहां पर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, अगर आपसे पूछ ले शोभा सरोवर हरियाणा में कहां पर स्थित है तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ जिले में। अगर हमसे पूछ लिया जाए पुंडरीक सरोवर, ये पुंडरीक सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो ये हरियाणा के कैथल जिले में स्थित रहेगा। पुंडरीक सरोवर की खास बात क्या है तो ध्यान रखेंगे सतयुग से इसका पानी नहीं सूखा है। ठीक है, सतयुग से इसका पानी नहीं सूखा है पुंडरीक सरोवर का। और एक सरोवर आता हमारे पास, कौन सा? सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर की बात करें तो ये सरोवर भी कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब देखो आपसे पूछेगा हरियाणा में ऐसा कौन सा सरोवर है जहां पर स्नान करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो सन्निहित सरोवर कैसा सरोवर है? यहाँ पर स्नान करने से भटकती आत्माओं को क्या मिलती है? आत्मा को मिलती है मुक्ति। ठीक है, कौन सा सरोवर? सन्निहित सरोवर, भटकती आत्मा की मुक्ति के लिए। और ध्यान रखेंगे सन्निहित सरोवर में किसका निवास माना जाता है तो ये माना जाता है भगवान विष्णु का। किसका निवास माना जाता है? भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। और इसके अलावा ये भी मान्यता है कि 7 सरस्वती नदियों के संगम से ये बना है। ठीक है, देखो अगर इस प्रकार से आप हरियाणा जीके या फिर आप इंडिया जीके को पढ़ोगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपने कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो, कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है वो मायने रखती है। असली मायने वही रखती है कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की है। ठीक है, अगर हमने कॉन्सेप्ट कितनी भी मतलब सीरीज में सीक्वेंस में पढ़ लिया हो, जब तक हम इस प्रकार से इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी तरीके से आपको पढ़नी है ताकि सारी चीजें हैं वो एक साथ क्लियर हो जाएं और जो भी हमारे दिमाग में डाउट चलते हैं वो डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो चैनल को क्या कर दे? सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। ठीक है, उसके बाद आगे बात आती है बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। तो ये कह रहा है कि बल्लभगढ़ से 1857 की जो क्रांति है यहाँ से नेतृत्व करने वाले कौन थे तो आप सभी जानते हैं बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाना जाता है। किसको? राजा नाहर सिंह को। लेकिन इतने से काम आपका चलने वाला नहीं है, क्या पता होना चाहिए आपको। एक आता है हमारा बहादुरगढ़। ठीक है, कौन सा? बहादुरगढ़। यहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उसके बाद आता है झज्जर। ठीक है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उसके बाद ध्यान रखेंगे रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उसके बाद आप बताएंगे किसके बारे में? खरखोदा के बारे में। सांपला से क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पटौदी के बाद बता देंगे किस बारे में? फरूक नगर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फरूक नगर के बारे में, कि फरूक नगर से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था। ठीक है, देखो बहादुरगढ़ की अगर अपन बात करें, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बहादुर जंग का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहादुर जंग, सॉरी बहादुर जंग खा के द्वारा। अगर मैं सांपला की बात करूं तो सांपला से किसने किया था? देखो ये बड़ा आसान है, सांपला। और सांपला से हम क्या कह देंगे? साबर खां के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फरूक नगर पे। ठीक है, देखो फरूक नगर की स्थापना करने वाला कौन था? फौजदार खां या दलेल खां। 1732 ईस्वी में फरूक नगर को बसाया था और यहीं पे रहेगा हमारा शीश महल। शीश महल का क्या था? जो ये दलेल खां था इसका निवास स्थान, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? तो ये करवाया गया था दलेल खां के द्वारा। और फरूक नगर से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? अहमद अली ने। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे किसका नाम है, अहमद अली का नाम है, क्रांति का नेतृत्व। अगर मैं पटौदी की बात करूं तो फर्रुखनगर पटौदी को एक साथ पढ़ लेंगे कि फर्रुखनगर से अहमद अली, जबकि पटौदी से कौन हो जाएंगे, तो उसका नाम होगा अकबर अली। ठीक है, पटौदी से कौन हो जाएंगे, अकबर अली। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे पटौदी गुरुग्राम की क्या है, आरक्षित सीट भी रहेगी। ठीक है, 17 आरक्षित सीट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ध्यान रखेंगे पटौदी गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट भी रहेगी। उसके बाद झज्जर की बात करें तो अब्दुल रहमान खां कौन हो जाएंगे, अब्दुल रहमान खां। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व करने वाले। और ध्यान रखेंगे झज्जर एकमात्र जिला जो आरक्षित है। ठीक है, तो ये जो झज्जर है ना, ये एक विधानसभा की सीट है जो कि आरक्षित सीट है, कौन सी, झज्जर की। उसके बाद अगर बात की जाए कहा कि रोहतक जिले की, ठीक है, तो भाई रोहतक और खरखोदा। ठीक है, तो देखो अगर खरखोदा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और खरखोदा से किसने किया था, विशारत अली खान ने। ठीक है, किसने किया था, विशारत अली खान ने। तो ध्यान रखेंगे खरखोदा से कौन थे, विशारत अली खान। इस सीरीज में भी आपको ध्यान आ रहे होंगे, जैसे कि अपन बात करें किसके बारे में, पानीपत के बारे में, कि पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे अपने क्वेश्चन कर लेंगे क्लियर, कि रानिया से करने वाले कौन थे, उसके बाद हिसार से क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, उसके बाद मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखो मेवात से अगर बात की जाए तो सदरुद्दीन के द्वारा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, सदरुद्दीन के द्वारा। पानीपत की तो आप सभी जानते हो, इमाम अली कलंदर। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। अगर हिसार की बात करें तो मोहम्मद आजम का नाम आएगा। ठीक है, किसका, आजम का, सॉरी शहजादा आजम। ठीक है, किसका नाम आएगा, शहजादा आजम। इसने किया था हिसार से क्रांति का नेतृत्व। और रानिया से नूर मोहम्मद ने, सॉरी रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नूर मोहम्मद ने। समझ गए, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। और अभी हमारा क्वेश्चन था बल्लभगढ़ का अंतिम शासक, अंतिम राजा जिसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, राजा नाहर सिंह। उसके बाद है सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा में किस नगर में स्थित है। तो पशुधन फार्म की बात करें तो कहां पे रहेगा, ये हिसार जिले में रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, भैंसों की जो संख्या है वो सर्वाधिक कहां पे है, तो ध्यान रखेंगे हिसार में रहेगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए दूध नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो वो जींद को जाना जाता है, क्योंकि काला सोना जो कि मुर्रा नस्ल की भैंस को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की क्या भैंस, और इनकी जो अधिकता है वो कहां पर रहेगी, जींद में रहेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, उसके बाद है हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते तोमर राजा ने क्या बनवाया होगा, सूरज कुंड की झील। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, सूरज कुंड झील के बारे में। ठीक है, तो देखो सूरज कुंड झील, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, म्यूर झील। और कहां पर स्थित रहेगी, फरीदाबाद में स्थित रहेगी। कहां पे स्थित रहेगी ये, फरीदाबाद में। निर्माण किसके द्वारा किया गया था इसका, तो निर्माण करने वाले थे तोमर शासक सूरजपाल तोमर। ठीक है, तोमर शासक, अगर उसका भी नाम ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, किसके द्वारा, सूरजपाल तोमर के द्वारा। ठीक है, सूरजपाल तोमर के द्वारा। एक आता है हमारा हरियाणा में रहेगा जल महल। क्या रहेगा, जल महल। और इस जल महल का निर्माण किसने करवाया था, इसका आप आंसर हो। एक देवी तालाब मंदिर रहेगा। क्या रहेगा, देवी तालाब मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था, और ये कहां पर स्थित रहेगा। इसके महम की बावड़ी बता सकते हो, किसकी, महम की बावड़ी, ये कहां पर रहेगी और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और एक आता हमारा बाग वाला तालाब। क्या आएगा, बाग वाला तालाब।
तो देखो इनका निर्माण किसने करवाया और ये कहां पर स्थित रहेंगे, दोनों ही चीज आपको याद करके चलनी है। देखो जल महल की बात करें तो इसकी तो डेट भी इंपॉर्टेंट है कि 1591 ईस्वी में, और उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो वो थे शाह कुली खान। ठीक है, कौन थे, शाह कुली खान, इसी ने करवाया था। और ये कहां पे स्थित रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है, जल महल कहां पे रहेगा भाई, नारनौल महेंद्रगढ़। 1591 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था, शाह खान के द्वारा। उसके बाद देवी तालाब मंदिर की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे ये पानीपत में स्थित रहेगा, पानीपत में स्थित रहेगा। और मराठा शासक रघुनाथ जी के द्वारा इसका क्या करवाया था, निर्माण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके, देवी तालाब मंदिर के बारे में रघुनाथ जी के द्वारा पानीपत में इसका निर्माण करवाया गया था, मराठा शासक थे। एक आता हमारा देवी तालाब का शिव मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, हर कैलाश मंदिर, जो कि जींद जिले में रहेगा। और उसका निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो उसका निर्माण करवाया था रघुवीर सिंह चौधरी ने। किसकी तर्ज पर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। महम की बावड़ी की अगर आप बात करें तो महम कहां पे रहेगा, रोहतक में रहेगा। मैम की बावड़ी भी कहां पे रहेगी, रोहतक में। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, सुद्दो कला खान ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे निर्माण किसने करवाया था, सुद्दो कलोल खान ने। ठीक है, सुद्दो कलोल खा का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके लिए, महम की बावड़ी के लिए। अगर बागवाला तालाब की मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे बागवाला तालाब कहां पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, नंदराम हईर के द्वारा। किसके द्वारा, नंदराम हईर ने किसका, बागवाला तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कूटराघात किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और ये भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले है, ये कौन सी भाषा का सर्वप्रथम कूटराघात किया था, तो ये संस्कृत भाषा का। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 5 बिलियन, अच्छा ये भाई अपने जैसे प्रीवियस ईयर में उसी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। आपको अगर 2021 में ना सॉरी 23 में एग्जाम देना है तो 22 की जो करंट अफेयर है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, उसके बाद है पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को तो हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में तो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके हमारी जो पहले 7 क्लास हो चुकी है उनको आप देख ले। ठीक है, सारी क्लासों को अगर आप कंटिन्यू देखते चलेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं कि हरियाणा जी की आपकी बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। कहीं से भी आप सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रकार से ये प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है, तो ध्यान देंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि जो तेल रिफाइनरी है ये पानीपत में लगी हुई है। अब देखो यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखो अगर कारखाने की मैं बात करूं तो हरियाणा डिस्टिलरी कहां पे रहेगी, शराब उद्योग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा डिस्टिलरी के बारे में पूछ सकता है कि ये कब स्थापित हुआ था, इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की प्रथम प्रदेश की प्रथम पेपर मिल कहां पे और कब स्थापित हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे पेपर मिल के बारे में। एक हमारे पास मिल आती है सरस्वती शुगर मिल, कौन सी, सरस्वती शुगर मिल, ये कहां पर स्थित रहेगी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप आता है, क्या आता है, रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप। ठीक है, तो ये जो वर्कशॉप है ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा और इसकी स्थापना कब हुई। एक लिमिटेड आता है। ठीक है, तो एक ध्यान रखेंगे किसके बारे में, यमुना गैस लिमिटेड के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां पे रहेगा। एक भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड आता है, क्या आता है, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रख लेंगे केमिकल
लिमिटेड, इसकी स्थापना है ये कब हुई थी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं हरियाणा डिस्टिलरी की, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1969, 1969। हरियाणा की अगर पहली पेपर मिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। सरस्वती शुगर मिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1933 में। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। यमुना गैस लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1973 में। भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी स्थापना रहेगी 1938 में। यहां से सारी की सारी डेट इंपॉर्टेंट है और इनको बार बार अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको रट जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप की, तो ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित रहेगा, जगाधरी में स्थित रहेगा। कहां पे रहेगा, जगाधरी में। इसको एक को याद कर लेंगे, बाकी जो सारे हैं वो आपके कहां पे होंगे, यमुनानगर में। कहां पे होंगे, यमुनानगर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, अरावली गोल्फ मैदान की बात करूं तो ये फरीदाबाद में बना हुआ है, ठीक है। एक नाम आता है किसका, नवदीप सैनी का, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है किसका, अर्जुन का, ठीक है। और एक नाम आता है किसका, एकलव्य का। समझ गए। तो आपसे क्या पूछेगा कि बताओ नवदीप स्टेडियम हरियाणा में कहां पे स्थित है। उसके बाद अर्जुन जो स्टेडियम है ये हरियाणा में कहां पे स्थित रहेगा, और एकलव्य जो स्टेडियम है ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है, उसी प्रकार से नवदीप सैनी स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम है, ये सारे के सारे कौन से जिले में रहेंगे, जींद जिले में। और ध्यान रखेंगे भारत में एकमात्र एकलव्य के नाम से मंदिर जो रहेगा वो खांडसा गुरुग्राम में रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकलव्य के नाम से अगर आपसे मंदिर पूछ लिया जाए तो वो कहां पे रहेगा, खांडसा में रहेगा, ठीक है। कहां पे रहेगा, खांडसा। कि कहां पे पड़ेगा ये, गुरुग्राम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, साक्षी मलिक, जो कि क्या खेलती है, कुश्ती। और 2016 रियो ओलंपिक में इसने कौन सा पदक जीतने का काम किया था, तो कांस्य पदक जीतने का इसने काम किया था, ठीक है। कांस्य पदक रोहतक से आती है, कौन, साक्षी मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन है हमारा किससे, मुद्राओं से, कि हर्षवर्धन के समय की मुद्राएं हमें कहां से मिली है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सोनीपत है। लेकिन इतने से काम मैं बार बार कहता हूं नहीं चलेगा, आपको यह पता होना चाहिए शुंग कालीन जो मुद्राएं हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई है, शुंग कालीन मुद्राएं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए समुद्र कालीन मुद्राएं हमें कहां से मिली है। समुद्र कालीन मुद्राएं हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कुषाण कालीन मुद्राएं हैं ये हमें हरियाणा में कहां से मिली हैं। इसके बाद आता है योद्धा कालीन मुद्राएं, कौन सी, योद्धा कालीन मुद्राएं, ये हमें हरियाणा में कहां से मिली हैं, ठीक है। तो देखो शुंग कालीन, अगर मुद्राओं की बात की जाए, किसकी, शुंग कालीन मुद्राओं की बात की जाए तो कहां से, शुद्ध यमुनानगर से। कहां से, शुद्ध यमुनानगर से। समुद्र गुप्त कालीन मुद्राओं की बात करें तो मिताथल का नाम ध्यान रखेंगे, और मिताथल कहां से, भिवानी से, ठीक है। तो समुद्र गुप्त कालीन जो मुद्राएं हैं वो मिताथल भिवानी से। अगर कुषाण कालीन मुद्राओं की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में दो जगह से मिली है, और दो जगह कौन कौन सी, तो एक तो आप नौरंगाबाद का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, नौरंगाबाद भिवानी। और दूसरी मिली है ये रोहतक से। उसके बाद योद्धा कालीन मुद्राओं की बात करें तो ये भी हमें कहां से मिली है, नौरंगाबाद भिवानी, और कहां से, रोहतक से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो हमें हरियाणा में कहां से मिले हैं, किसके बारे में, इंडो ग्रीक के सिक्के। और इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं वो आप ध्यान रखेंगे कहां से मिले हैं, खोखरा कोट से। कहां से,
खोखरा कोट रोहतक से। समझ गए? तो इस प्रकार से आप पढ़ते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो पिछले 2-3 दिन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे, वो कौन हो जाएंगे? राव बीरेंद्र सिंह। अभी आप मेरे को ये बता देंगे राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी का क्या नाम था और उसके बाद इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, ठीक है, चुनाव चिन्ह। इसके बाद बताएंगे हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी, हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे विकास पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी। तो चलिए इन क्वेश्चनों के आप करेंगे आंसर। तो अगर मैं पार्टी की बात करूं राव बीरेंद्र सिंह की, तो उसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विशाल पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या था इसका? तो ध्यान रखेंगे चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की पहली क्षेत्रीय पार्टी भी कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा की जो विशाल पार्टी है राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। और विकास पार्टी की बात करें तो विकास पार्टी को कैसे ध्यान रखेंगे? हरियाणा के विकास पुरुष से। हरियाणा के विकास पुरुष कौन कहे जाते हैं? हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसका? आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? हरियाणा का भागीरथी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे हमारे कौन? बंसीलाल। तो ये सारी चीजें किसके लिए प्रयोग की है मैंने? बंसीलाल जी के लिए इनको प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बने थे वो राव बीरेंद्र सिंह बने थे। हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले तो वो भी राव बीरेंद्र सिंह था। लेकिन हरियाणा के प्रथम मनोनीत सीएम के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में? मनोनीत सीएम के बारे में, वो कौन थे? तो उसका नाम था भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? तो ध्यान रखेंगे भगवत दयाल शर्मा। बेरी गांव झज्जर से ये आते हैं भगवत दयाल शर्मा। 1918 में इसका जन्म हुआ था। 1993 में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले पंजाब सरकार में सहकारिता पद के मतलब सहकारिता पद पर मंत्री रह चुके हैं। कौन? भगवत दयाल शर्मा है। उसके बाद आगे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कौन से नगर में स्थित रहेगा? ये हिसार में। अब देखो आपको क्या पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इसके नाम के आगे चौधरी चरण सिंह कब लगाया गया, ठीक है, तो ये बता देता हूं मैं पहले आपको। 1991 में इसका नाम बदला गया था, चौधरी चरण सिंह इसके नाम के आगे लगाया गया। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो ध्यान रखेंगे भारत के ये 7वें प्राइम मिनिस्टर, 7वें प्रधानमंत्री थे। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो 2 फरवरी 1970 को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे एक मासिक पत्रिका के बारे में, और जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? हरियाणा खेती। कौन सी मासिक पत्रिका रहेगी? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा खेती के नाम से। ये कहां से निकलती है? इसी विश्वविद्यालय से निकलती है। एक विश्वविद्यालय है ताऊ देवीलाल के नाम से। किसके नाम से? ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय। और ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताएंगे। एक चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल के नाम से क्या है? विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? और एक विश्वविद्यालय पढ़ लेंगे रणबीर सिंह के नाम से, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। ये कहां पे रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कहां पर? सिरसा में। कहां पे हुई थी? सिरसा में। बंसीलाल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पे रहेगा ये विश्वविद्यालय? भिवानी में रहेगा। और इसके बाद रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना भी 2014 में
और ये कहाँ पे रहेगा, जींद में रहेगा। इसके अलावा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो फरीदाबाद में स्थित रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 महेंद्रगढ़ में रहेगी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में स्थित रहेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की 1976 में स्थापित, कहां पे रहेगी, रोहतक में रहेगी। ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मिलाना अंबाला में रहेगी, 1993 में स्थापित हुई थी। ठीक है। तो ये जो तमाम यूनिवर्सिटी है इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी अगर आप पढ़ना चाहो हिसार में रहेगी, 1995 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक। चलिए आगे। उसके बाद आगे बात आती है यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती। तो देखो यमुना नदी, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था यमुना नदी के बारे में। तो मैं अब भी कह रहा हूं अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, और उसके बाद क्या नाम है, जो प्रीवियस ईयर की जो हमने क्लासें करवाई हैं 7 क्लासें, उनको जाके जरूर देखें। ठीक है। बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है भाई। तो देखो यमुना नदी की आपने बात करें तो यमुना नदी है, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये कहां से निकलती है। ठीक है। तो देखो ये तमाम चीजें मैंने आपसे बताई थी कि भाई कालिंद पर्वत के मध्य चंपासर ग्लेशियर, ठीक है, और जो क्या नाम है अपना बंदरपुछ ढलान है, वहीं से 6330 मीटर की ऊंचाई से ये बहने का काम करती है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, ताजेवाड़ा या फिर कलेसर के समीप से। ताजेवाड़ा से प्रवेश और समीप से पूछा जाए तो कलेसर के समीप यमुनानगर से, और हरियाणा के 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। और वो 6 जिले कौन कौन से होंगे, तो वो 6 जिले होंगे यमुनानगर, और ध्यान रखेंगे उसके बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत, और फिर चली जाएगी कहां पर, फरीदाबाद में, और फरीदाबाद के बाद कहां पे जाएगी, पलवल में। ठीक है। तो ये 6 जिले हैं जहां से यमुना नदी होकर गुजरती है। और ध्यान रखेंगे 320 किलोमीटर ये हरियाणा में बहने का काम करती है। 320 किलोमीटर हरियाणा के पूर्व में बहती है, हरियाणा के पूर्व में बहती है। हरियाणा राज्य व यूपी के बीच में क्या बनाती है, ये सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा की कैसी नदी है, ये महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा हरियाणा की 12मासी नदी है, इसको कहा जाता है सदा नीरा या चीर स्थाई के नाम से है। तो अब आप बता देंगे भाई किस जिले में सीमा नहीं लगाती, तो वो जिला हो जाएगा रोहतक जिला। जबकि देखो पश्चिमी यमुना नहर की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर कहां पे नहीं जाएगी, फरीदाबाद और पलवल में ना जाके किधर आ जाएगी, रोहतक और जींद, ये 2 जिले जुड़ जाएंगे पश्चिमी यमुना नहर के लिए। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है। अब देखो ये जो हेनसांग है ये भारत कब आया था, अगर मैं भारत की बात करूं तो ध्यान रखेंगे 629 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। फिर बात आती है ये हरियाणा में कब आया, तो ध्यान रखेंगे थानेसर आता है कब, तो ये आता है 635 ईस्वी में, और 644 ईस्वी तक कहां पे रहता है, ये थानेसर में रहता है। उसके बाद इसने अपने हरियाणा के 3 शहरों का गुणगान किया है। ठीक है। ये भी पूछा जाएगा 3 शहरों का गुणगान जो किया है वो 3 शहर कौन से थे। ध्यान रखेंगे पहला शहर आप सुध का नाम ध्यान रखेंगे, दूसरा शहर टोहाना, और तीसरा शहर कौन सा हो जाएगा, थानेसर। तो इसकी पुस्तक थी सीयू की, उसमें हरियाणा के 3 शहरों का इसने क्या किया है, गुणगान किया है। एक और यात्री मेरे को ध्यान आ रहा है और उसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, तो उसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है। और ध्यान रखेंगे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो एक सम्राट था मध्यकालीन भारत में जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत में क्या हो जाएगा, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, और उसके बाद भी इसको क्या कहा जाता था, तो एक इतिहासकार था एलिफेंस,
जिसने कहा था कि भाई इस सुल्तान में सॉरी पागलपंता के क्या पाए गए हैं, अंश पाए गए हैं। ठीक है, पागलपंता के क्या पाए गए हैं। तो इबन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत, ठीक है, और इसने हरियाणा के लिए क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में एक शहर का वर्णन किया था, किसका, सिरसा का। और इसने ये कहा था सिरसा किसके लिए प्रसिद्ध था, लाल रंग के चावल के लिए। तो लाल रंग के चावल के लिए हरियाणा में फेमस जगह कौन सी बताई गई है, सिरसा बताई गई है। ठीक है, चलो आगे, चलो भाई इतने ही थे। ठीक है, तो भाई जो क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त की जाती है, समाप्ति की घोषणा की जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में इससे बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन एनर्जी के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।